हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर, मास नंबर और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की हम डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। अभी तक हमने एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी। इलेक्ट्रॉन जिस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिस पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम में, क्योंकि एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, और जितने एटम में प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर। अब एटम का जो सारा मास है दैट इज कंसंट्रेटेड विद इन अ स्मॉल स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। और मैसिव पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन मैसिव पार्टिकल है, प्रोटॉन मैसिव पार्टिकल है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मैसिव पार्टिकल्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए सारा का सारा जो मास है एटम का वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है, और ये कहां रिजाइड करते हैं? न्यूक्लियस में। इसीलिए जो न्यूक्लियस में पार्टिकल्स रिजाइड करते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। दोज आर कॉल्ड एज अ न्यूक्लियॉन्स। अब सारा का सारा मास किसकी वजह से हुआ? यानी न्यूक्लियॉन्स की वजह से हुआ। एक प्रोटॉन पर 1 यूनिट मास होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास भी लगभग प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। तो इसीलिए जो सारा का सारा मास है एटम का वो किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? न्यूक्लियॉन्स की वजह से हुआ, यानी न्यूक्लियस की वजह से हुआ। तो ये सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड एज अ मास नंबर। इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज कोई एलिमेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। यहां पर बॉटम पे जो हम लिखते हैं दैट इज जेड, ये होता है एटॉमिक नंबर। यहां जो ऊपर लिखते हैं ए, दैट इज कॉल्ड एज अ मास नंबर। सपोज कोई एक एलिमेंट है सोडियम, ऐसे लिखा हुआ है और कहा गया है कि इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करें, तो जो यहां पर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स, ये मास नंबर है जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। ये एटॉमिक नंबर है जिसमें खाली प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में से यदि हम प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो हमें क्या देगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देगा। इसी तरह से सपोज कोई और एलिमेंट हम ले लेते हैं, मैग्नीशियम है 12, 24, तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए? 12, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12, और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 24 माइनस 12, दैट इज 12। तो इस तरीके से हम किसी भी एक एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दोज हैव सेम atomic number but different mass number, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स H1, H2 एंड H3, इसको हम प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और इसको हम ट्रिटियम कहते हैं। इसी तरह से क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37।
इसी तरह से फिर आइसोबार्स क्या हुए? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर but different atomic number जैसे ऑर्गन 40, पोटेशियम 40 एंड कैल्शियम 40। अब देखिए यहां पर ये एलिमेंट्स अलग अलग हैं, परंतु इनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, परंतु मास नंबर क्या है इनका? एक जैसा है। तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स कहलाएंगे। आइसोटोन्स क्या होते हैं फिर? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, बट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। आल्दो एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं। जैसे कार्बन का यदि हम 14 आइसोटोप लें, नाइट्रोजन का 15 वाला आइसोटोप लें और ऑक्सीजन का हम 16 वाला लें, तो यहां पर हम क्या देखते हैं? ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन्स हैं, यानी ये तीनों क्या हुए? फिर आइसोटोन्स हुए। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉन्स वाले, यानी ऐसे स्पीशीज दोज हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोज द एटम्स और स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जिनमें सेम होता है उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। जैसे यदि हम नियॉन की बात करें, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 10 एटॉमिक नंबर है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 10 होंगे। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 होता है, बट फ्लोराइड आयन जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन उसके अपने थे, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह से यदि हम ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन की बात करें, 8 उसके अपने थे, 2 और ऐड हो गए, कितने हो गए? 10। इसी तरह से नाइट्रोजन नाइट्राइड आयन की यदि हम बात करें, 7 उसके अपने थे, 3 और ऐड हो गए, तो 10 हो गए। इसी तरह से सोडियम 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, सोडियम आयन, तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। इसी तरह से मैग्नीशियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयन। तो यहां से देखने से बिल्कुल क्लियर है कि इन सभी स्पीशीज के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सभी स्पीशीज एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो इसी तरीके से यदि आप किसी एक एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालना चाहें, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यदि किसी एक एलिमेंट का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताना है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। साइंटिफिक स्टडीज के दौरान ये देखा गया कि हर एक एलिमेंट का अपना एक लाइन स्पेक्ट्रा होता है, और ये जो लाइन स्पेक्ट्रा था ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लाइट पर, लेकिन दिस लाइन स्पेक्ट्रा वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया मॉडल, दैट इज द बोहर्स एटॉमिक मॉडल एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन इस नेचर ऑफ लाइट को समझने के लिए जो डिपेंड करती है, नेचर ऑफ लाइट डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर। तो इसलिए लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए हमें नेचर ऑफ लाइट समझना होगा।
और नेचर ऑफ लाइट के लिए हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, तभी लाइन स्पेक्ट्रा एलिमेंट का एक्सप्लेन हो पाएगा। इसलिए नया मॉडल जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है उसको करने से पहले, उसको समझने से पहले हमें पहले समझना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के जिसको जेम्स मैक्सवेल ने दिया था, इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, कि जो एनर्जी है इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से निकलने वाली जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और उन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। सेकेंड, ये जो रेडिएशंस होती हैं, these radiations are associated with electric as well as the magnetic field. इनकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। फिर ये दोनों फील्ड कैसे होती हैं? ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसके भी परपेंडिकुलर होती है। बिल्कुल ऐसे यदि एक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है तो दूसरी इस डायरेक्शन में होगी। कब? यदि वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होगी। थर्ड पॉइंट, जो ये रेडिएशंस होती हैं ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, यानी इनकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इनका वेव करेक्टर होता है, these radiations have the wave character। एंड फोर्थ पॉइंट जो है कि ये जो वेव्स होती हैं ये इनको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सन रेज हैं वो स्पेस के थ्रू ट्रेवल कर हम तक पहुंचती हैं, यानी दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियलिस्टिक मीडियम। तो उसी तरीके से इनको भी, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्योंकि इनका वेव कैरेक्टर होता है तो वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो आगे आने वाली स्टडीज में यूज होंगी उनको हमें समझना होगा। वेव्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कुछ इस तरीके से, इस टाइप से हम वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है दिस इज कॉल्ड एज अ क्रस्ट, और जो मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है दिस इज कॉल्ड एज द ट्रफ। ये जो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दो नियरेस्ट क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्डा। आइए अब देखते हैं कुछ टर्म्स वेव से रिलेटेड। सबसे पहली टर्म है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और टू नियरेस्ट ट्रफ, दैट इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ। यानी इन दो क्रस्ट के बीच में या जो दो नियरेस्ट ट्रफ होती है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? यहां से ये और यहां तक की जो वेव होती है इसको वन साइकिल बोलते हैं। सो फिर फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? नंबर ऑफ साइकिल्स दैट passes through a point in 1 second। यानी एक सेकंड में जितनी साइकिल्स एक पॉइंट से पास हो जाती हैं वो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम साइकिल्स पर सेकंड में, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम हर्ट्ज में, यानी 1 साइकिल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज होता है। तो वेलोसिटी फिर क्या हुआ? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड
एक सेकंड में एक वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम मीटर पर सेकंड में या सेंटीमीटर पर सेकंड में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी दूसरे शब्दों में हम कहें हाइट ऑफ द क्रस्ट, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, दैट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ एन वेव। और वेव नंबर फिर क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितनी वेव्स होती हैं वो क्या होता है? वेव नंबर होता है। वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, और न्यू बार होता है 1/लैम्डा यानी वेवलेंथ। तो इस तरीके से ये कुछ एक टर्म्स थी जो आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज होंगी। बच्चों, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में पढ़ा था कि ऐसे रेडिएशंस जो किसी भी सोर्स से कॉन्टिन्यूसली रिलीज होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। इनकी अपनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशंस। तो इस टाइप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो बहुत सारी होती हैं। तो उन रेडिएशन जैसे गामा रेज हैं, अल्फा रेज हैं, कॉस्मिक, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, इस टाइप से बहुत सारी रेज होती हैं। यदि इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम उनके इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर दें तो वो जो अरेंजमेंट हमें मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम को हमने यहां रिप्रेजेंट किया है। जैसे कॉस्मिक रेज है, इसकी जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻⁻60 मीटर, ये मीटर्स में दी हुई है वेवलेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से है, तो कॉस्मिक रेज की 10⁻16 मीटर होती है। फिर यदि हम गामा अल्फा रेज की बात, एक्स रेज की बात करें, वो 10⁻12 से 10⁻10 के बीच में होती हैं। विजिबल रीजन जो हमारा है जिसमें हमें अलग अलग कलर्स हमें नजर आते हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻7 से 10⁻5 मीटर के बीच में होती हैं। और यदि लास्ट में हम रेडियो वेव्स की बात करें, इनकी जो वेवलेंथ है वो 10⁻2 से 10⁻4 मीटर के बीच में होती है। यदि हम इन विजिबल रेडिएशंस की बात करें, यहां पर ये जो वेवलेंथ थी विजिबल रीजन की वो मीटर में थी, जिसको हमने अब नैनोमीटर में लिखा है। इसको ब्रॉड करके हमने यहां पर दिखाया है। जब इसको मीटर को हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है 380 से 760 तक ये वेवलेंथ वेरी करती है। 380 से 760 अकॉर्डिंग टू विबग्योर, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वॉयलेट जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर के आसपास होती है, और जो रेड है उसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर के आसपास होती है। क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जो डेंजर सिग्नल है वो भी रेड कलर के बनाए जाते हैं। यदि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ्स में हम इनको अरेंज करें तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम कॉस्मिक रेज लिखेंगे। कॉस्मिक रेज सबसे कम वेवलेंथ की, उससे ज्यादा फिर गामा रेज आ जाएंगी, उससे ज्यादा एक्स रेज आ जाएंगी, फिर अल्ट्रावायलेट आ जाएंगी, देन विजिबल, फिर उसके बाद इंफ्रारेड आ जाती हैं, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, और सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स आ जाती हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ्स पर बेस, इसको हम
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है उनमें क्या रिलेशन है? दैट रिलेशन इज C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। अब इस रिलेशन पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग द वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यानी हमें वेवलेंथ दी हुई है और हमें फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकालना है। तो पहले तो वो रिलेशन ध्यान कीजिए जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन हो। वी नो दैट C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। सो न्यू यहां से क्या आ जाएगा? C अपॉन लैम्डा। C वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, यानी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेवलेंथ जो लैम्डा है आपको, वो आपको एंगस्ट्रॉम यूनिट में दी हुई है। तो इसलिए आपको यूनिट सेम करने के लिए एंगस्ट्रॉम यूनिट को भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। और हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। देयरफॉर वेवलेंथ आ जाएगी इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हम वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/58 इंटू 10⁻8 और नीचे हो जाएगा 10⁻8। यहां पर इसको हम 300 करेंगे, 58 हो जाएगा इंटू 8 ऊपर गया तो यानी 10⁻14 पर सेकेंड और साइकिल्स पर सेकेंड। इसको हम यदि डिवाइड करें तो ये 5.17 के आसपास वैल्यू आती है पर सेकेंड इसको कहेंगे, या साइकिल्स पर सेकेंड कहेंगे, या इसको हर्ट्ज कहेंगे। तो ये तो थी फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर क्या होता है फिर? वेव नंबर दैट इज न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा हमारे पास कितना है? 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 10⁻10 ऊपर चला गया न्यूमरेटर में और ये आ गया 58। तो इसको हम कर सकते हैं 58 इंटू 10⁻2 हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100, आप ऊपर ले लीजिए, इंटू 10⁻8 और 58 इंटू 10⁻2 और इसको सॉल्व करेंगे 58 इंटू 10�6 हो जाएगा और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है 1.72 इंटू 10�6 पर मीटर। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वेव नंबर की। आइए देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। यानी हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है न्यू दैट इज 1368 किलोहर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस emitted by the transmitter और फिर बताना है कि which part of electromagnetic spectrum does it belong। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। हमें पता है C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है। तो यहां से लैम्डा फिर क्या आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू। C वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन न्यू जो है आपको वो किलो हर्ट्ज में दे रखी है, तो इसको हम क्या करते हैं? हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी साइकिल्स पर सेकेंड या सिंपली सेकेंड्स में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड किया हमने 3 हर्ट्ज यानी साइकिल्स पर सेकेंड या सिंपली कॉल्ड एज अ पर सेकेंड। तो ये डिवाइड जब हम करेंगे तो 1368 इंटू
10⁵ हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 2 3 3000 इसको ले लीजिए इंटू 10⁻², और ये आ जाएगा 1368। और ये जब आप डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 219.3 मीटर। ये इसमें इतनी वैल्यू आएगी वेवलेंथ की मीटर में। ये तो वेवलेंथ आ गई, लेकिन साथ में आपसे पूछा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट से बिलोंग करती है। अब याद कीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसके बिल्कुल लास्ट में रेडियो वेव्स आती हैं, रेडियो वेव्स, और जो रेडियो वेव्स होती हैं वो 10⁻² से 10⁻⁴ मीटर के बीच में वेरी करती है इनकी वेवलेंथ। 10⁻² का मतलब 100, 10⁻⁴ का मतलब हो गया 10,000 के मीटर के बीच में वेरी करते हैं रेडियो वेव्स। तो ये वैल्यू है 219.3 मीटर। देयरफॉर ये जो रेडिएशंस हैं ये किस रेंज में आती हैं, दैट इज बिलोंग्स टू द रेडियो वेव्स। थैंक यू।